तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीमेंस का थ्योरी पार्ट आज के लिए। तो आपके पास अभी सॉफ्टवेयर नहीं है सौरभ सर और ऋषभ, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे अभी के लिए, लेकिन आप पूरा ये देख लो जो प्रैक्टिकल्स हम करने वाले हैं वगैरह, जो एनओएनसी बेसिक वाला जो पार्ट है वो पार्ट हमारा लगभग सेम है, सिर्फ उसमें एड्रेसिंग अलग होगी। ठीक है, तो सीमेंस का सॉफ्टवेयर अलग है, इसके लिए उसका एड्रेसिंग भी अलग है। वो कैसा रहेगा क्या रहेगा अभी हम देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सीमेंस का थ्योरी पार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा सीमेंस के फैमिली। एक सेकंड, ओके दीपक सर जॉइन झालेले आहेत। ओके, तो सीमेंस में अपन हमने एलन रेली की फैमिलीज देखे थे, जिसमें हमने देखा था पिको, माइक्रो, एसएलसी और लॉजिक्स प्लेटफॉर्म, से चार अलग अलग देखे थे। वैसे सीमेंस में बेसिकली दो फैमिलीज आते हैं, एक आता है स्टेप 5 S5 सीरीज थी और एक S7, स्टेप 5 और स्टेप 7। तो जो स्टेप स्टेप 5 जो सीरीज था वो डॉस बेस्ड था। डॉस जो अभी कहीं पे यूज नहीं होता, लेकिन आप जब कमांड विंडो वगैरह ओपन करते हो ना, कमांड प्रॉम्प्ट, तो कमांड विंडो जो होती है वो आपका डॉस बेस्ड सिस्टम होती है। तो ये S5 जो स्टेप 5 सीरीज थी वो पूरा का पूरा डॉस में ऑपरेट होने वाली थी। तो उसमें आपका प्रोग्रामिंग पूरा स्ट्रक्चर टेक्स्ट में होता था। तो अभी वो बंद हो चुकी है। अब पूरा का पूरा स्टेप 7 सीरीज में अपग्रेड हो चुका है, विंडोज बेस्ड सिस्टम जो है। अभी आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो वो विंडोज है। तो स्टेप 5 अभी पूरा का पूरा बंद हो चुका है, आपको कहीं पे देखने को भी नहीं मिलेगा वो स्टेप 5 सीरीज का कोई पीएलसी। लेकिन अभी जो चल रहा है वो सारे के सारे स्टेप 7 के हैं। तो ये 2014 में लास्ट स्टेप 5 यूज हुआ था, उसके बाद स्टेप 5 का कोई भी पीएलसी कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा। उसके बाद ये स्टेप का फुल फॉर्म है सीमेंस टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम। सीमेंस टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम। अभी उसके सीमेंस के सब फैमिलीज हम देखेंगे। सीमेंस टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो स्टेप 7 सीरीज जो है वो डिवाइड हो जाती है, ये तीन टोटल 5 इसमें अंदर होती है, 5 फैमिलीज होती है उसके। यहाँ पे ऊपर 3 दिए हुए, उसके बाद नीचे 2 है और। तो 200, 300, 400, 1200 एंड 1500, ये 5 अलग अलग सीरीज है स्टेप 7 में। तो उसमें जो 200 सीरीज है वो भी अभी नया प्रोडक्शन कहीं पे भी नहीं हो रहा है। जहां पर भी आपको अगर दिखेंगे तो वो पुराने वाले प्रोडक्शन दिखेंगे, जिसका अभी कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होता। जो पुराने जमाने के क्या बोलते हैं उसको, मशीन्स वगैरह रहेंगे, तो वहां पे ही आपको ये स्टेप 7 का S7 200 पीएलसी देखने को मिलेगा। जैसे अभी जगदीश सर आपके यहाँ पे जो यूज किया हुआ है वो 2015 का पैनल है आपका, तो इसलिए उसके अंदर आपको 200 दिख रहा है। लेकिन अगर अगर ये 200 का आपका प्रॉपर नहीं हुआ, यस सर, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। वो 200 से आप 300, 400, 1200, 1500 में अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद 300 सीरीज का भी अभी लगभग नामो निशान खत्म होने को आया हुआ है। मतलब बहुत जगह पे 300 का भी सीरीज यूज करना बंद हो चुका है। उसमें 300 में 315 सीरीज एक है, अभी नीचे देखो 312 टू 318 लिखा हुआ है मॉड्यूल्स, उसमें 315 या सेफ्टी सीरीज के पीएलसी है, तो वो अभी भी यूज हो रहा है। लेकिन बाकी 300 का कहीं पे यूज ज्यादा नहीं हो रहा है, बहुत कम हो गया। तो ये 200 और 300 बेसिक पीएलसी से सीमेंस के, 1200 भी बेसिक पीएलसी है, और 400 जो है ये एडवांस पीएलसी। एडवांस मतलब जो डीसीएस सिस्टम में यूज किया जाता है वो वाला। बेसिक पीएलसी आपके नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं, और एडवांस पीएलसी जो आपके हायर एंड के जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि आपके प्रोसेस इंडस्ट्री वगैरह, वहां पे इसका ज्यादा यूज होता है। तो ये 400 सीरीज जो है एडवांस सीरीज है, जो डीसीएस हम उसको बोलते हैं वो वाली। और 1500 जो है ये सेफ्टी पीएलसी सीरीज है, तो ये स्पेसिफिक सेफ्टी ऑपरेशंस के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं 1500 के। अभी आप हमारे ऑफिस में भी देखोगे तो आपको वहां पे 1200 सीरीज का पीएलसी देखने को मिलेगा।
जगदीश सर, आपके इसमें दूसरे पैनल में भी आपका 1200 का ही पीएलसी अवेलेबल है। एक में 200 था, एक में 1200 है, तो ये 1200 है। तो अभी ये 200, 300, 400 ये जो है उसके सॉफ्टवेयर देखोगे तो 200 के लिए माइक्रोविन सॉफ्टवेयर है, जो अभी प्रोडक्शन बंद हो चुका है, इसलिए सॉफ्टवेयर भी बहुत दिक्कत से मिल जाता है। उसके बाद 300, 400 के लिए सिमेटिक मैनेजर करके एक पुराना एक सॉफ्टवेयर था, वो यूज होता था। सिमेटिक मैनेजर दोनों 300, 400 दोनों का प्रोग्रामिंग उसी के अंदर से होता था। लेकिन अभी जो TIA करके सॉफ्टवेयर आ गया, TIA पोर्टल, टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन, इसके अंदर आप 300, 400, 1200, 1500 चारों पीएलसी का प्रोग्रामिंग एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर से कर सकते हो। मतलब ये सिमेटिक मैनेजर को भी अपग्रेड हो किया है TIA पोर्टल से। जैसे एलन ब्रैडली में जो RS लॉजिक्स 5000 था, उसको पूरा स्टूडियो 5000 में अपग्रेड किया है, वैसे यहाँ पर सिमेटिक मैनेजर को TIA पोर्टल के अंदर अपग्रेड किया हुआ है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है TIA पोर्टल, इसको टोटली इंटीग्रेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर से आप पीएलसी का प्रोग्रामिंग कर सकते हो, HMI का कर सकते हो, SCADA का कर सकते हो, ड्राइव का भी कर सकते हो। जैसे एलन ब्रैडली में CCW सॉफ्टवेयर था, जिसके अंदर आप पीएलसी, HMI, VFD, सेफ्टी रिले, सॉफ्ट स्टार्टर, ये 5 अलग अलग चीजों का प्रोग्रामिंग कर सकते थे। वैसे यहाँ पे TIA पोर्टल में 4 अलग अलग चीजों का प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ये था हमारा सीमेंस का फैमिली। पीएलसी, HMI, SCADA, क्यों उसको बोलते सर? TIA ड्राइव, ड्राइव्स। हाँ, VFD हमारे यहाँ पे लिखा है, देखो नीचे दिख रहा है ना स्क्रीन में। ओहो, यस सर, यस सर। हाँ, तो इसके अंदर आपके ये पीएलसी की फैमिलीज हो गए। इसका भी अगर आप देखोगे तो कैपेसिटी यहाँ पे दिया हुआ है DIDO, AIO का 200, 300, 400 का, 1200, 1500 का एज पर स्पेसिफिक कहीं पे डिफाइंड नहीं है। DIDO का कैपेसिटी, हाँ, वो एज पर मॉड्यूल वेरी होता है। जैसे यहाँ पर भी अभी 1024 दिया है 300 सीरीज में, या फिर 400 में 16384 दिया हुआ है, तो उसके 412 से लेके 418 के अंदर कहीं पे भी उसका वेरिएशन हो सकता है वो, लेकिन मैक्सिमम उसका कैपेसिटी उतना रहेगा। उसके ऊपर सीमेंस का कोई भी पीएलसी कैपेसिटी नहीं देता। तो 16,384 ये उसका मैक्सिमम होता है। एलन ब्रैडली में लॉजिक्स प्लेटफॉर्म सीरीज जो एडवांस पीएलसी जिसको हम बोलते हैं, उसका कैपेसिटी 1,28,000 का है। ठीक है, तो ये सीमेंस की फैमिलीज हो गई। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल मेमोरीज। जैसे हमने एलन ब्रैडली के लॉजिकल मेमोरीज देखे थे, सिस्टम मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी, वैसे सीमेंस के लॉजिकल मेमोरीज भी 3 है। उसमें से एक है लोड मेमोरी। ये लोड मेमोरी में क्या होता है, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो वो लोड मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। एलन ब्रैडली में वो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर स्टोर होता था, यहाँ पर लोड मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और इसको आप अप टू 256K तक एक्सपांड कर सकते हो। लेकिन अभी ये जो पीपीडी है ये पुरानी है, मतलब इसमें ये 300 सीरीज के लिए लिखा गया था। लेकिन अभी जो हमारे 1500 वाले भी पीएलसी आते हैं, तो 1500 के पीएलसी के अंदर उसका 2GB, 4GB, 8GB तक का वो सपोर्ट करता है। वो भी कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको सॉफ्टवेयर उसका दिखा दूंगा कि आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप कौन सा चीज इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो एलन ब्रैडली का भी कॉन्फ़िगरेशन टूल अवेलेबल है और सीमेंस का भी अवेलेबल है। तो उसका मैं आपको एक जस्ट डेमो दिखाऊंगा लास्ट में, कि सिलेक्शन करते वक्त आपको कौन सा मेमोरी कार्ड यूज करना है, या फिर कौन सा पावर सप्लाई यूज करना होता है, कौन सा DIDO का कार्ड यूज कर सकते हो, कौन सा AIO का कर सकते हो, उसमें कौन सा सप्लाई कितने तक एक्सपेंशन कर सकते हो, सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये लोड मेमोरी क्या है, जहां पे आपका प्रोग्राम स्टोर होगा। उसके बाद है वर्क मेमोरी। तो वर्क मेमोरी के अंदर आप यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देखोगे। जो भी पीएलसी के लिए प्रोग्रामिंग के लिए इंस्ट्रक्शन लगती है, वो सारे इंस्ट्रक्शन ये वर्क मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। एलन ब्रैडली में प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस दोनों प्रोग्राम मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहे थे। ठीक है, उसको अलग नहीं किया था, यहाँ पर उसको सेपरेट किया हुआ है। लोड मेमोरी के अंदर प्रोग्राम रहेगा, वर्क मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हमें चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए वो रहेंगे। और तीसरा मेमोरी है सिस्टम मेमोरी।
तो ये सिस्टम मेमोरी के अंदर टाइमर, काउंटर, मेमोरी बीट्स, प्रोसेस इमेज मेमोरी, बफर, डायग्नोस्टिक, जितना भी टाइप का डेटा रहेगा, इंटीजर, फ्लोट, ये सब डेटा ये सिस्टम मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। एलन ब्रैडली में वो सिस्टम मेमोरी था, वो स्पेसिफिकली सिस्टम के लिए रिगार्डिंग था, और डेटा मेमोरी करके अलग था जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिस्टम मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये लॉजिकल मेमोरी सीमेंस ने डिफाइन किए हुए 3 पार्ट्स में: लोड मेमोरी, वर्क मेमोरी, सिस्टम मेमोरी। लोड मेमोरी में पीएलसी का जो प्रोग्राम लिखोगे वो स्टोर होगा, वर्क मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शंस हमें चाहिए वो रहेंगे, और सिस्टम मेमोरी के अंदर डेटा रहेगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखेंगे भी लोड मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया है। जैसे हमने एलन ने डेटा मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन देखा था, वैसे लोड मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें एक आता है ओबी, ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, जिसको हम मेन ब्लॉक बोलते हैं या फिर मेन प्रोग्राम भी बोलते हैं। जैसे एलन ब्रैडली में लैड 2 था, वैसे यहाँ पर उसको ओबी। ओबी में OB1, उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स है, वो सॉफ्टवेयर के साथ मैं आपको दिखाऊंगा वो स्पेसिफिक ओबी किसके लिए यूज होता है। तो ये OB1 है हमारा मेन प्रोग्राम, जिसको मेन ब्लॉक बोलते हैं। उसके बाद आता है FC, फंक्शन, जिसको हम सबरूटीन बोलते हैं। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड सबरूटीन्स, जो हमारे एलन ब्रैडली में लैड 3 से लेके 255 तक थे, वो वाले। उसके बाद आता है FB, फंक्शनल ब्लॉक। ये स्पेसिफिक डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ये स्पेसिफिक चीजों के लिए डिफाइन किए जाने वाले ब्लॉक्स है। ये भी एक टाइप के सबरूटीन्स ही होते हैं, जिसको हम जहां पे चाहिए वहां पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है DB, डेटा ब्लॉक। ये मेमोरी क्रिएट करने के लिए यूज होता है। जो भी हमारा फंक्शन ब्लॉक रहेगा, FB रहेगा, उसको एक DB कंपलसरी असाइन करना पड़ता है। वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए आपका मेमोरी क्रिएट करना ही पड़ता है। तो ये FB और DB एक साथ जुड़े रहते हैं। उसके बाद है एड्रेसिंग। तो ये अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि जैसे एलन ब्रैडली में हमने देखा था, वो हमारा पूरा वर्ड और बिट लेवल का एड्रेसिंग था, डेटा ब्लॉक। ठीक है, तो एड्रेसिंग जो एलन ब्रैडली में हमने देखा था वर्ड और बिट लेवल का था, वैसे यहां पर बाइट और बिट लेवल का एड्रेसिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं, बाइट एंड बिट लेवल, बीच में ऐसे आ रहा है। एक सेकंड, इसको अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाइट और बिट लेवल का एड्रेसिंग है। इसमें सिंटैक्स क्या आता है, फाइल लेटर, बाइट नंबर, डॉट बिट नंबर। ये सीमेंस के लिए इनपुट आउटपुट, डिजिटल इनपुट आउटपुट का, मेमोरी का, सबके लिए कॉमन सिंटैक्स है फाइल लेटर, बाइट नंबर, डॉट बिट नंबर। ठीक है, तो इनपुट के लिए सीमेंस में यूज किया जाता है I, और आउटपुट के लिए यूज होता है Q। तो इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा देता हूं मैं। ये देखो, डिजिटल इनपुट के एड्रेसिंग इस तरीके से होते हैं: I0.0, I0.1, I0.2 अप टू I0.7। यहाँ पे 7 क्यों होता है, क्योंकि एक बाइट में हमारे टोटल 8 बिट्स आते हैं। ठीक है, एक बाइट मतलब हमारा 8 बिट्स होते हैं। तो 8 बिट्स बोले तो 0 से लेके 7 तक हमारा जाएगा, तो ये होगा 8 बिट्स हो गए। 8 बिट्स कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, बाइट नंबर चेंज होगा, तो हो गया I1.0, I1.1 अप टू I1.7। तो ये 8 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट एड्रेस आ गया I2.0 से लेके I2.7। नेक्स्ट आएगा I3.0 से 3.7, 4.0 टू 4.7। ऐसे वो जितने भी आपके पास इनपुट्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एड्रेसिंग बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास DI, DO, आउटपुट का भी यहाँ पे दिखा देता हूं मैं पहले। तो यहाँ पे I की जगह पे सिर्फ Q आएगा।
तो ये DIDO का एड्रेसिंग इस तरीके से है। तो यहाँ पर जैसे एलन ब्रैडली में था, हमारे पास कितने थे टोटल, 2 वर्ड्स हम यूज कर सकते थे एक स्लॉट के अंदर। वैसे सीमेंस में भी 2 ही वर्ड्स होते हैं, मतलब 32 इनपुट आउटपुट्स आप डिजिटल के एक स्लॉट के अंदर बिठा सकते हो। तो एक स्लॉट के अंदर बिठाओगे तो हमारा एड्रेसिंग I0.0 से लेके I3.7 हमारा एक स्लॉट के लिए हो गया। सेकेंड स्लॉट में आएगा आपका I4.0 से लेके 7.7 तक आएगा। तो इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा। यहां पर एलन ब्रैडली में वर्ड लेवल एड्रेसिंग था, इसलिए यहाँ पे वर्ड खत्म होने के बाद स्लॉट नंबर के अकॉर्डिंग काम चल रहा था। यहाँ पे वर्ड लेवल का एड्रेसिंग नहीं है, यहाँ पर पूरा बाइट लेवल का एड्रेसिंग है, इसलिए वहां पे स्लॉट नंबर अवेलेबल नहीं। ये सीमेंस ने खुद ऐसे किया रखा हुआ है कि यहाँ पे हम स्लॉट के अकॉर्डिंग नहीं, बाइट के अकॉर्डिंग एड्रेसिंग करेंगे। तो ये DIDO के एड्रेसिंग है। उसके बाद एनालॉग के लिए इसका सिंटैक्स आता था PIW और PQW। तो ये सिमेटिक मैनेजर में उसको PIW और PQW से डिनोट करते थे। TI पोर्टल में इसको P निकल गया, यहाँ पे सिर्फ IW और QW बचे, IW एंड QW। यहाँ पे P का मतलब है पेरिफेरल, I का मतलब है इनपुट, W का मतलब है वर्ड। तो PIW हो गया पेरिफेरल इनपुट वर्ड और PQW हो गया पेरिफेरल आउटपुट वर्ड। तो ये सिमेटिक मैनेजर में PIW और PQW था और TI पोर्टल के अंदर वो अपग्रेड होके यहाँ पे सिर्फ IW और QW बचा है। तो जैसे अभी यहाँ पर एग्जांपल दिया है PIW 752, तो 752 क्या है, बाइट नंबर है, ठीक है। और IW का मतलब वर्ड, तो वर्ड लेवल का एड्रेसिंग है ये भी। तो अगर आप 752 एड्रेस से स्टार्ट कर रहे हो तो 752 और 753 ये दोनों बाइट्स हमारे एक इनपुट के लिए या एक आउटपुट के लिए चले जाएंगे। तो नेक्स्ट के लिए एड्रेसिंग में आपका 752 के बाद 754 आता है, ठीक है। ये समझ नहीं पाए सर, क्या बोले ये वाली? हमारा एनालॉग इनपुट या एनालॉग आउटपुट जो भी रहेगा वो क्या है, वर्ड लेवल का एड्रेस है। यस सर। ठीक है, IW और QW मतलब ये वर्ड लेवल का हो गया। तो एक वर्ड में बाइट्स कितने आते, 2, ठीक है। तो हमारा सिंटैक्स क्या बोल रहा है, PIW बाइट नंबर, PQW बाइट नंबर। तो यहाँ पे बाइट नंबर डिनोट होने वाला है। तो PIW या PQW के बाद यहाँ पे 752 लिखा है ना, तो ये 752 क्या है, बाइट नंबर हो गया। तो ये फर्स्ट बाइट हो गया वर्ड का। सेकंड बाइट क्या आएगा, 753 आएगा ना। हाँ 753। तो PIW 752 और 753 आपका एक वर्ड हो गया टोटल। ओके। मतलब फर्स्ट इनपुट या फर्स्ट आउटपुट रहेगा तो 752 बाइट नंबर से स्टार्ट होगा और 753 पे खत्म होगा। ये दोनों बाइट्स यूज होंगे। तो अगर आप नेक्स्ट एड्रेस में भी अगर 752 के बाद 753 यूज करें तो क्या ओवरलैप हो जाएगा, मतलब 8 बिट्स जो है वो ओवरलैप हो जाएंगे, इसकी वजह से वहां पे एरर जनरेट होगा। तो इसीलिए जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो एड्रेसिंग के वक्त एनालॉग के लिए जो बाइट नंबर आप स्टार्ट करोगे उसके बाद का एक बाइट नंबर छोड़ के नेक्स्ट एड्रेस यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे PIW 752 के बाद 754 लिखा हुआ है, ओके। सो सेम आउटपुट के लिए PIQW आता है। क्लियर है एड्रेसिंग? ये इसी सीक्वेंस में आगे चलता जाएगा सर, 52 के बाद। हाँ सेम 52, 54, 56, 58 इस तरीके से। अगर 0 से स्टार्ट है तो 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे चलेगा। तो ये नंबर एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 752, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्टार्ट करोगे अगर 51 से स्टार्ट करोगे तो 51, 52 एक यूज हो गए तो नेक्स्ट में 53 आएगा। ऑड इवन जैसा आपका यूज रहेगा उसके अकॉर्डिंग, वो हार्डवेयर के अकॉर्डिंग आपका एड्रेसिंग चलता रहेगा, वहां से स्टार्ट होगा। अगर 60 से स्टार्ट होता है तो IW 60 हो गया, तो 60 के बाद IW 62 आएगा। तो एक का गैप रख के ही आपका नंबर, बाइट नंबर चेंज होगा, क्योंकि दोनों 2 बाइट्स हमें यूज करने पड़ते एक वर्ड में, इसलिए।
ओके सौरभ सर, ओके ओके। नेक्स्ट मेमोरी Yes. एड्रेसिंग। मेमोरी के एड्रेसिंग के लिए सिंटैक्स भी सेम वही है, फाइल लेटर बाइट नंबर डॉट बिट नंबर। ठीक है, यहाँ पर फाइल लेटर आता है एम, मेमोरी के लिए एम आता है, तो इसका एड्रेसिंग आएगा M0.0, M0.1 अप टू M0.7। नेक्स्ट M1.0 से M1.7, M2.0 टू M2.7। सो सेम जैसे इनपुट आउटपुट का था वैसे ही ये मेमोरी का एड्रेसिंग है, सिर्फ फाइल लेटर चेंज होगा। इनपुट के लिए I, आउटपुट के लिए Q, मेमोरी के लिए M। उसके बाद टाइमर, काउंटर, फंक्शन, फंक्शन ब्लॉक और डेटा ब्लॉक, इसका एड्रेसिंग यहाँ पे दिया है। तो टाइमर काउंटर का एड्रेसिंग आपका सेम T और C से चालू होता है, T0, T1, T2, T3 अप टू T511, C0, C1, C2, C3 अप टू C511। ये भी डिपेंड होता है मॉड्यूल, आप जो मॉड्यूल यूज कर रहे हो उसमें आप कहाँ तक का एड्रेसिंग यूज कर सकते हो वो डिफाइन रहता है। एफसी में यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है डायरेक्टली। सो FC1 से लेके FC511, FB1 से लेके FB511 और DB1 से लेके DB511। तो ये डिपेंड्स ऑन मॉड्यूल लिखे है, मतलब जो हार्डवेयर आप सिलेक्ट करोगे उसका स्पेसिफिक मेमोरी डिसाइड रहता है, उतने ही आप यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? सर ये वाला PDF आप शेयर करेंगे ना सर? नहीं, PDF शेयर नहीं होगा। याद नहीं रहेगा सर, लिख रहे हैं बट याद नहीं रहेगा सर। ठीक है ना, बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है सर। ओके, यस उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीमेंस में वो है मेमोरी मैपिंग। ये जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक हम रिपीट करेंगे चाहिए तो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें अगर मैपिंग में आपने गड़बड़ किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इसको सॉर्ट आउट करने में। ओके मेरे पिछले कंपनी में जब था मैं, तो वहां पर ऐसे ही मेमोरी मैपिंग में गड़बड़ किया था, तो उस वजह से पूरा प्लान लगभग 2 से 3 महीने बंद था। वो फाइंड आउट ही नहीं हो पा रहा था, पूरा प्रोडक्शन उनका अटक गया था एक छोटी सी गलती से। एक एड्रेस गलत डाला और जो भी जिसने भी किया था वो उसने कुछ खुन्नस निकाला था किसी के ऊपर से, और कंपनी छोड़ते हुए वो गड़बड़ करके गया था। हाँ, ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। मेमोरी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो इसको ध्यान से सुनो और चाहिए तो लिख के भी रखो आपके साथ साथ। यस सर। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है नोट, नो मेमोरी ओवरलैपिंग इज अलाउड, इफ मेमोरी गेट्स ओवरलैप्ड देन इट मे कॉज एरर इन रिजल्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरलैपिंग अगर होती है तो वहां पे रिजल्ट में आपको 1+1 2 मिलेगा या पता नहीं, 2 की जगह 4 मिल सकता है, 10 मिल सकता है, 15 मिल सकता है, 1000 भी हो सकता है। एक एग्जांपल। या फिर आपका कहीं पे एक आउटपुट अपने एक मेमोरी एड्रेस के ऊपर से ऑन कर रहे हो, ठीक है, आप उसको ऑन कर रहे हो लेकिन मेमोरी अगर ओवरलैप हो चुकी है तो आपका शायद ऑन भी नहीं हो पाएगा, या फिर ऑफ करे तो शायद ऑफ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मैपिंग में आप जो जहां पे यूज कर रहे हो एड्रेस उसमें अगर वो ओवरलैप हो गया तो खत्म। तो ऐसे ओवरलैपिंग करके छोड़ के गया था वो बंदा, तो उसकी वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ था कंपनी का। तो ये हमेशा याद रखना है कि ओवरलैपिंग नहीं करना है। तो ओवरलैपिंग फीचर होना चाहिए सर, ये ना क्या हुआ, सिस्टम में ये फीचर होना चाहिए, कोई करता है तो उसको आइडेंटिफाई करे। नहीं ना होता ये, सीमेंस को कौन बताएगा ना।
कहीं पे भी छोटा सा एक एड्रेस में उल्टा सुल्टा किया ना तो कहीं पे भी ये गलतियां हो सकती है। यस सर। इसलिए जब भी आप मेमोरी मैपिंग करोगे या मेमोरी के एड्रेसेस यूज करोगे ना तो एक चीज ध्यान में रखनी है हमेशा कि ओवरलैपिंग नहीं होने। तो उसके लिए एक शॉर्टकट जो है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, उसको कैसे टाला जा सकता है वो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेमोरी बिट एड्रेस इज यूज्ड टू स्टोर सिंगल डिजिट डेटा। मतलब जो भी हमारे बिट एड्रेस है हमारा आइदर 0 या 1 स्टोर करेगा, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट बाइट एड्रेस, अभी इसमें मेमोरी बिट एड्रेस था, बाइट एड्रेस भी है। तो मेमोरी बाइट एड्रेस में आपका टोटल 8 बिट का डेटा स्टोर होता है। मतलब वो वहां -128 से लेके 127 तक, मतलब टोटल 256 वैल्यू उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। अभी बाइट की बात आता है वर्ड, तो मेमोरी वर्ड एड्रेस में टोटल 16 बिट का डेटा आता है, जिसके अंदर आपका मेमोरी रहेगा -32768 से लेके +32767, टोटल 65535 वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। और साथ साथ ये मेमोरी वर्ड के एड्रेसेस हमें टाइमर, काउंटर, इंटीजर को स्टोर करने के लिए भी यूज होते हैं। जो भी इंटीजर वैल्यू अगर आपको स्टोर करना है तो एलन रैली में N7:0 करके एड्रेसिंग हमने यूज किया था, याद है ना अमरीक सर, दीपक सर, यस सर। ऋषभ? यस सर। यस सर। हाँ, तो वहां पे इंटीजर को स्टोर करने के लिए डायरेक्टली हमारे पास इंटीजर का एड्रेस था N7:0 करके। यहाँ पर आपका मेमोरी वर्ड के अंदर ही टाइमर का भी स्टोर करना है तो मेमोरी वर्ड में ही आएगा, काउंटर भी मेमोरी वर्ड में ही आएगा और इंटीजर भी मेमोरी वर्ड में ही आएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप मेमोरी वर्ड का एड्रेस किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, टाइमर के लिए कर रहे हो, काउंटर के लिए कर रहे हो या फिर इंटीजर के लिए कर रहे हो। एलन ब्रैडली में सब सॉर्टेड था, टाइमर का टाइमर के अंदर ही स्टोर हो रहा था, काउंटर का काउंटर के अंदर ही स्टोर हो रहा था। इंटीजर के लिए N7:0 करके हमारा अलग से था डेटा मेमोरी। तो यहाँ पे गड़बड़ी इसीलिए होती है, ओवरलैपिंग इसी वजह से होती है क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिलता हमें किसके लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेमोरी डबल वर्ड एड्रेस, इसमें टोटल 32 बिट का डेटा स्टोर होता है, जो यहाँ पर है -2147483648 से लेके +2147483648 यहाँ तक का। साथ साथ ये हमारा डबल इंटीजर को स्टोर करने के लिए भी यूज होता है और रियल वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। डबल इंटीजर मतलब इंटीजर का डबल पार्ट, दोगुना लगभग, और रियल मतलब हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स, जहां पे आपका F8 कॉलन था यहाँ पे आपको मेमोरी डबल वर्ड का एड्रेस है। तो इसलिए यहाँ पर भी एमडी मतलब मेमोरी डबल वर्ड का एड्रेस अगर यूज कर रहे हो वो रियल के लिए यूज कर रहे हो डबल इंटीजर के लिए, ये फाइंड आउट करना भी डिफिकल्ट है। तो इस वजह से कुछ मेमोरी मैपिंग में ओवरलैपिंग वगैरह हो सकता है। तो ये मेमोरी मैपिंग का एक चार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है एक एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे ये देखो मेमोरी बिट का एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है M0.0 से लेके M0.7। तो ये जो बीच वाले जो है ये सारे के सारे हमारे क्या है, मेमोरी बिट के एड्रेसेस है, ठीक है, मेमोरी बिट एड्रेसेस। उसके साइड में अगर देखोगे तो ये मेमोरी बाइट एड्रेस MB0, मेमोरी बाइट। उसके साइड में अगर देखोगे तो वो है हमारा मेमोरी वर्ड एड्रेस, और उसके साइड में देखोगे मेमोरी डाटा। एक सेकेंड ना, मेमोरी डबल वर्ड एड्रेसेस, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसमें अगर आप M0.0 एड्रेस यूज कर रहे हो, शायद नेक्स्ट इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, मैं इसको आपको पेंट में दिखा देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। जब भी आप मेमोरी बिट एड्रेसेस यूज करते हो, जैसे कि अगर मैंने
थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। M0.0 ये क्या है हमारा मेमोरी बिट एड्रेस। तो ये मेमोरी बिट एड्रेस अगर आपने M0.0 यूज किया हुआ है तो उस टाइम पे आप MB0 और MW0 और MD0 ये एड्रेसेस यूज नहीं कर सकते। ये तीनों के तीनों एड्रेस आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये MB0 के अंदर हमें कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? MB0 मतलब 8 बिट्स का डेटा। MW0 मतलब 16 बिट का डेटा और MD0 मतलब 32 बिट्स। ठीक है, तो ये तीनों में से अगर M0.0 हमने यूज किया है तो हमारे पास यहाँ पे कितने बचते हैं? 7 बिट्स, 15 बिट्स और 31 बिट्स। सही है, तो ये 8 बिट का डेटा अगर आपको 7 बिट में स्टोर करना है कर सकते हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है। 16 बिट का डेटा 15 में कर सकते हो? 32 का 31 में नहीं कर सकते। मतलब आपने यहाँ पर अगर इसमें से एक ये एड्रेस यूज किया है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका क्या होगा? ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, ओवरलैप होने के बाद क्या होगा? मानो ये हमारा एक वर्ड है 16 बिट से, फॉर या हम बिट बाइट की बात करें, एक बाइट है हमारा, कौन सा? MB0, ये हमारा बाइट एड्रेस है। तो इसमें कितने आएंगे हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 बिट्स इसके अंदर है। इसमें से ये मेरा क्या है? M0.0 और ये मेरा सपोज M0.7। ठीक है, तो ये कहीं पे मैंने यूज किया है, इसके सामने जो आउटपुट है मुझे क्या रखना है? इसको ऑन रखना है। लेकिन ये इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रहा है इसमें 1 1 1 1 1 1 1 0 ऐसी वैल्यू यहाँ पे सपोज स्टोर हो रही है। तो ये बिट यहाँ पर क्या है? हमारा 0 है, तो ये 0 रहेगा तो ये आउटपुट ऑन कर सकता है क्या? इनपुट 0 रहेगा तो आउटपुट 1 होगा यहाँ पर? नहीं होगा सर। मतलब आपने ये इनपुट लेके ये आउटपुट यूज किया है तो ये M0.0 मैंने यहाँ पे असाइन किया ये स्पेसिफिक इनपुट के लिए। यहाँ पर मेरा Q0.0 है, यहाँ से मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर ऑन कर रहे हैं तो यहाँ से सप्लाई जाके इसको ऑन होना चाहिए। लेकिन मेरा ये MB0 के अंदर ये बाइट क्या है? 0 है, तो ये आप कितना भी ट्राई करो ये 1 कभी नहीं होगा क्योंकि वो ओवरलैप हो चुका है। ठीक है, साथ साथ अगर यहां पर मेरी वैल्यू है 1, मुझे यहां से इसको हटाना है, मतलब मैंने क्या किया? ये जो ओपन किया तो ये क्या होना चाहिए? मुझे ऑफ होना चाहिए ना। तो यहां पर अगर ये 1 है तो ये इसको क्या करेगा? इसको 1 करके रखेगा और ये आउटपुट कभी ऑफ ही नहीं होगा। ये ओवरलैपिंग की वजह से होता है, इसलिए ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम अगर ये हमने सिर्फ बाइट और बिट का चेक किया, वही अगर आप MW का बात करते हो, MW0 सपोज आपने यूज किया, यहाँ पे आपके टोटल 16 बिट्स आ गए ना, तो अभी इसको मैं लिखता नहीं हूं। ये बिट अगर मेरा 1 है तो ये बिट भी अगर 1 है तो ये हमेशा 1 रहेगा, ये ऑफ नहीं कर पाएगा। अगर ये बिट 0 है तो ये कभी 1 नहीं हो पाएगा, ये कभी इसको ऑफ ऑन नहीं कर पाएगा। जैसे बाइट की वजह सेम यहाँ पर MW सेम है, सेम MD0 के अंदर भी वही होगा। तो इसीलिए एक छोटा सा, अभी ये हमने इसे M0.0 की बात की,
तो ये एक एड्रेस ओवरलैप होने की वजह से हमारा आउटपुट ऑन या ऑफ ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही वो प्रोग्राम के अंदर एक कंपनी के अंदर करके रखा था इसने, सिर्फ एक एड्रेस था जो आउटपुट मुझे कंपलसरी ऑन करना है। जब भी मेरा प्लान चालू होता है तो 24/7 चलने वाला प्लान, वो मुझे कंटिन्यूस आउटपुट को ऑन रखना है। वो बंदे ने ऐसा किया, जो यहाँ पर 0 रहेगा ना, वही एड्रेस उसने यहाँ पर डाल के रखा था। उसको पता है ये वैल्यू कभी 1 नहीं होने वाली, कभी भी 1 नहीं होगी, उसको पता है, क्योंकि वही प्रोग्रामर था। तो उसने ऐसे गड़बड़ कर करके ये एड्रेस उसने यहाँ पे डाल के ओवरलैप करके रखा था। तो ये 1 नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से उनका प्लान ही चल नहीं पा रहा था। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेमोरी मैपिंग। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे बोला कि आप M0 और 0 अगर यूज कर रहे हो तो MB0, MW0, MD0 इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही अगर आपने मानो MD4 ये एड्रेस यूज किया है, MD4, तो MD4 के अंदर क्या क्या आता है यहाँ पर देख सकते हो। MB4 से लेके MB7 तक का दिख रहा है ना, ये पार्ट MD4 यहाँ पर है। मतलब यहाँ पर आप M4.0 से लेके M7.7 यूज नहीं कर सकते। सेम जैसे पिछले वाले में मैंने बताया था कि M0 यूज किया होगा तो ये 1 या 0 नहीं हो पाएगा। वैसे यहाँ पर अगर MD4 में आपका जो वैल्यू 1 रहेगा वो हमेशा 1 ही रहने वाला है। इसमें से आप 4.0 फॉर एग्जांपल इसका 1 है तो ये 4.0 1 ही दिखेगा आपको, ये 0 नहीं होगा कभी। तो इसलिए अगर ये यूज करते हो तो इसको यूज नहीं कर सकते। साथ साथ MB4, MB5, MB6 और MB7 ये एड्रेस भी आप यूज नहीं कर सकते। सेम अभी MW3 यूज नहीं कर सकते, MW4 नहीं, MW5 नहीं यूज कर सकते, MW6 नहीं यूज कर सकते, MW7 भी यूज नहीं कर सकते। तो इतने सारे मेमोरी वर्ड के एड्रेस आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी ओवरलैप हो सकता है। साथ साथ अभी MD की बात करेंगे, MD1, MD2, MD3, MD4 तो ऑलरेडी यूज किया है, तो MD5, MD6 और MD7 ये भी एड्रेस आप यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करोगे तो ओवरलैपिंग होगा। हाँ? नहीं वापस 32 फीट वापस, ठीक है। तो ये जब एड्रेसिंग आप यूज करोगे तो ये ध्यान रखना है कि हमें इसको ओवरलैप नहीं करना है। तो अगर ओवरलैपिंग को आपको दूर रखना है तो आप जो एड्रेसेस यूज करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेमोरी बिट एड्रेस आप यूज कर रहे हो तो मानो आप M0.0 से लेके M9.7 आप यूज करो, इसके बीच में आप कोई एड्रेस यूज ही नहीं करो बाकी अलग के लिए। अभी जनरली MB के एड्रेसेस कहीं पे यूज नहीं होते, डायरेक्टली वर्ड के एड्रेसेस होते हैं। तो मैं मेमोरी वर्ड की बात करता हूँ। तो अभी 9.7 तक आपने यूज किया है तो MW मानो आपने 10 से स्टार्ट किया, तो इसको मानो हम लिखते MW सपोज 38 तक यूज किया है। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप जो चाहिए उसका रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। तो डबल वर्ड है, अगर मेमोरी डबल वर्ड, इसमें क्या एड्रेस यूज करो, मानो MD40 के आगे से यूज करो, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग के चांसेस ही नहीं रहेंगे। अगर मुझे पता है कि मेरे प्रोग्राम के अंदर मेमोरी बिट के एड्रेसेस इतने ही आने वाले हैं तो मैं ये छोड़ के अगले के लिए मैं अगले नंबर से स्टार्ट करूंगा। मानो मुझे ये भी पता है
कि ये एड्रेस है सपोज यहाँ से यहाँ पे खत्म होने वाले, या फिर मान लो ये मेरा 68 तक जाने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये अगर 68 जाने वाला है तो मैं यहाँ पे 40 नहीं यूज करूंगा, इसको मैं 70 से चालू करता हूँ। तो ये आपको डिसाइड करना है रेंज कि कौन से एड्रेसिंग के लिए कितना रेंज छोड़ना है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्रामिंग में इसका यूज करो। तो ये है मेमोरी मैपिंग। अभी इसके अंदर भी अगर आप देखोगे यहाँ पर इवन और ऑड नंबर्स दिखेंगे, तो आपको जो चाहिए कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे MW0 दिखाया है, यहाँ पर MW1 भी दिखाया हुआ है, MW2 भी है, MW3 भी है, MD0 भी है, MD1 भी है, MD2 भी यूज कर सकते हो। लेकिन यूज करते वक्त यही ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग नहीं करना है। अगर MD2 आप यूज करोगे तो ये MD2 यहाँ पे आएगा, MW2 और MW4 का कॉम्बिनेशन आएगा, तो ये M2.0 से लेके M5.7 तक आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। MB2 से लेके MB5 यूज नहीं कर पाओगे, MW1 और MW5 तक यूज नहीं कर पाओगे। तो ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना पड़ेगा कि ओवरलैपिंग नहीं हो। इसलिए जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया वो याद में रखो, तो आपका ओवरलैपिंग कभी नहीं होगा। ये था मेमोरी मैपिंग। कुछ डाउट है मेमोरी मैपिंग में? और नहीं सर, जब करेंगे तभी और क्लैरिटी मिलेगा सर, यूज हाँ, करेंगे वो तो तब सही है, वो तो होगा ही। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट अभी PLC आर्किटेक्चर। यहाँ पर जो अभी मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक 300 सीरीज के लिए है। तो 300 सीरीज में हमारे मैक्सिमम 11 स्लॉट का रैक होता था। एलन ब्रैडली में हमारे पास SLC सीरीज में 4, 7, 10 और 13 के थे, और लॉजिक्स प्लेटफॉर्म में 17 के अवेलेबल थे। वैसे यहाँ पर 11 स्लॉट का अवेलेबल है। तो ये इस तरीके से रहता है। इसमें देखोगे फर्स्ट में आपका हमेशा पावर सप्लाई होता है। एलन ब्रैडली में पावर सप्लाई इनबिल्ट आता था, उसको स्लॉट नंबर नहीं रहता था। इसके बाद सेकंड में यहाँ पे CPU है, एलन ब्रैडली में CPU 0 नंबर पे था। इसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पे IM मॉड्यूल है। IM मतलब इंटरफेसिंग मॉड्यूल, जिसके अंदर हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट रहता है। मतलब इथरनेट होगा, प्रॉफिनेट होगा, प्रॉफिबस होगा, PPI होगा, MPI होगा, वो सब आपका इंटरफेस मॉड्यूल के अंदर स्लॉट नंबर 3 में आता है। और 4 से लेके 11 तक सारे सिग्नल मॉड्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर DIDO, AIO या स्पेशल मॉड्यूल्स आते हैं। तो ये सीमेंस का एक PLC आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पर भी इंटरफेसिंग मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। कम्युनिकेशन कहीं से भी अगर आप करोगे, रिमोट इनपुट आउटपुट्स को भी अगर कनेक्ट करना है या फिर रैक टू रैक एक्सपांशन करना है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जो IM मॉड्यूल है, इंटरफेस मॉड्यूल, उसके स्पेसिफिक नंबर्स डिफाइंड है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है IM 365 और IM 360 और 361। तो अगर IM 365 नंबर आप यूज करोगे तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर सेंट्रल कंट्रोल एंड मैक्सिमम 1 एक्सपांशन यूनिट। मतलब एक जो आपका रैक है उसके साथ आप एक्स्ट्रा एक ही रैक ऐड कर सकते हो। मतलब जो यहाँ पे हमारा 11 स्लॉट का जो रैक मैंने दिखाया था, उसके साथ साथ और एक 11 स्लॉट का रैक ऐड कर सकते हो, वही तक उसका एक्सपेंशन रहेगा। लेकिन IM 360 से लेके 361 तक आप मैक्सिमम 3 एक्सपांशन कर सकते हो। मतलब मेन रैक प्लस 3 एक्सपांशन रैक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जहां पर भी आपको ये मॉडल्स दिखेंगे, अगर जहां पे IM 360 या IM 361 दिखेगा तो इसका मतलब आप उसका एक्सपांशन 1+3 ऐसे टोटल 4 रैक्स में कर सकते हो। उसमें भी IM 360 हमेशा मेन रैक में होता है और IM 361 एक्सपांशन रैक में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो IM 360 जो है यहाँ पर है और 361 यहाँ पर नीचे है। तो CPU हमेशा मेन रैक में होता है। जहां पर भी आपका IM 360 और CPU रहेगा वो मेन रैक रहेगा। ये इसका रैक एक्सपेंशन है। इसको 1 टियर, 2 टियर और 3 टियर ऐसे एक्सपेंशन बोला जाता है।
ये मैंने अभी जो आपको बोला है यही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एड्रेसिंग के सिम्बॉल्स, ये हमारा थ्योरी का लास्ट पॉइंट है। एनओएनसी, आउटपुट कॉइल, सेट कॉइल, रीसेट कॉइल। एलन रैली में जो लैच और अनलैच था, यहाँ पे सेट और रीसेट है। लैच मतलब भी सेट है और अनलैच मतलब रीसेट है। बाकी एनओएनसी और आउटपुट कॉइल सेम है। क्लियर है सर? यस सर। कौन सा पॉइंट अभी कंफ्यूजन में है? मेमोरी मैपिंग का हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन बाकी कुछ है? सौरभ सर? मेमरी मॅपिंगच आहे पण त्याच्या परत एकदा जरा ऑनलाईन आलो ना आपलं हा. ऑफलाईन तेव्हा कळत जरा क्लिअर. ठीक आहे, ऑफलाईन मध्ये आपण रिवाइज करू ते. जरा म्हणजे हम्म. क्वेश्चन पण थोड्याशा बरं. आम्हालाच विचारता आहे ना. नाही बरोबर आहे, ते ऍक्च्युली मेमरी मॅपिंग पहिल्या झटक्यात समजत नाहीच. जेव्हा तुम्ही त्याला वापराल ना आणि वापरल्यानंतर ते एरर्स जनरेट होतील तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल ते. जगदीश सर आपको क्लियर हो गया लगभग? यस सर, यस सर। अमरीक सर? सर यस सर। ठीक है, ऑफलाइन में जब हम मिलेंगे तो इस एक बार मेमोरी मैपिंग रिवाइज करेंगे यस सर। सबके लिए। ऋतुजा? यस क्लियर है ना? हाँ सर। और प्रणति? प्रणति? आवाज नहीं आ रहा है। प्रणति आवाज नहीं आ रहा है आपका। रेंज इश्यू है शायद। ठीक है, ठीक है, तो फिर आज यहीं पे रुकते हैं। कल हम सॉफ्टवेयर ओपनिंग करेंगे कल। तो अमरीक सर आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं है अभी सीमेंस का? नहीं सर, उस दिन इंस्टॉल नहीं किया ना हमने। ठीक है, तो मैंने इसको दिखाया था ऋतुजा को कैसे करना है। ओके सर। अगर कुछ हो गया, बीच में अटक गए तो एक बार कल देखेंगे, रात को बैच में ही आपको दिखाऊंगा, नहीं तो। ओके सर। ठीक है, ऋतुजा तुझ्याकडे आहे इंस्टॉल? जगदीश सर आपके पास भी है ना इंस्टॉल सॉफ्टवेयर? जगदीश सर? ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल सॉफ्टवेयर ओपनिंग करेंगे, उसमें हम स्टार्टिंग में सिमुलेशन से काम करेंगे। यस सर। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं कल। ओके सर। ओके गुड नाइट। सेम टाइम। गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।